हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती राम कुमारी पीजी कॉलेज मुकंदगढ़ मंडी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर चल रहा था भारत का भौतिक विभाग, कई दिनों के बाद में कल अपना वो चैप्टर है वो खत्म हो गया, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है वो। और उम्मीद है आप लोगों ने नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हो तो उसकी पीडीएफ वगैरह जो है वो भी आपको अवेलेबल करवा देंगे हम, ठीक है। तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, भारत का अफवाह तंत्र, इसको शुरू करेंगे, ठीक है। भारत का अफवाह तंत्र, ठीक है। अफवाह तंत्र क्या होता है? अफवाह किसे कहते हैं कि किसी निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे पानी के बहाव को अपन क्या कहते हैं? अफवाह बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो पानी का बहाव होता है, ये पानी का बहाव ऊपर से नीचे की ओर होता है, मतलब हमेशा ढाल से नीचे की ओर पानी बहता है। ऐसा क्यों होता है? तो सीधी सी बात है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसी के कारण अपनी धरती पर कोई चीज़ है, जैसे पानी का बहाव है, वो ऊपर ढाल से नीचे की ओर में बहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भारत का जो अफवाह तंत्र है इसको अपन आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, जो भारत का अफवाह तंत्र है इसको अपन मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं अपन? दो भागों में, ठीक है। तो इसके अंदर पहला भाग जो है इसका जो है हिमालय अफवाह तंत्र, हिमालय अफवाह है तंत्र, और दूसरा रहेगा आपका प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, ठीक है। इसके दो पार्ट है, इनको अपन पढ़ लेंगे। हिमालय अफवाह तंत्र जो है इसके भी दो भाग आ जाएंगे। इसमें एक तो आ जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी का अफवाह, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, और दूसरा रहेगा आपका अरब सागरीय, अरब सागरीय अफवाह तंत्र, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, ऐसी नदी जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है वो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र हो गया, और दूसरी जो अरब सागर में लेके जाती है वो कौन सा हो गया आपका? अरब सागरीय अफवाह तंत्र। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो उदाहरण के लिए जैसे मान लो गंगा नदी, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। इसी प्रकार सभी लोग गंगा की साइड में यमुना नदी, इसके बाद में जैसे चंबल नदी हिमालय पर्वत का भाग नहीं है, क्योंकि इसका उद्गम जो है ये प्रायद्वीपीय घाट से होता है, लेकिन फिर भी गंगा की साइड में है, तो गंगा की साइड में देखेंगे इसको। इसी प्रकार जैसे सोन नदी, इसका भी उद्गम यहाँ से नहीं होता है। यहाँ से पता ले लेते, देखो ब्रह्मपुत्र नदी है, 4 नंबर तीस्ता नदी, ठीक है। आदि नदियां जो है बंगाल की खाड़ी के। अरब सागर वाली भी देखो, सिंधु नदी, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, ये सारी नदियां जो है अरब सागरीय अफवाह का ही भाग है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में ये दो भाग हो जाएंगे, एक बंगाल की खाड़ी का हो गया,
ये दो भाग इसके हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी जैसे महानदी, दामोदर नदी, तीसरी गोदावरी, 4 नंबर पे रहेगी आपकी कृष्णा, कावेरी। ये सारी नदियों में अपना पानी कहाँ लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। अरब सागर के अंदर जाने वाली नदियों में देखो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, माही नदी, इसके अलावा साबरमती, पश्चिमी बनास आदि जो नदियां हैं वो अरब सागर के अंदर अपना जल लेके जाती है। तो इस प्रकार से ये तो हो जाएगा, इसका क्या वर्गीकरण हो जाएगा। फिर अगर मान लो ये पूछ ले कि हिमालय की और प्रायद्वीप की नदियों का अंतर क्या है, तो इनमें अंतर बहुत सारा है। पहली बात सीधा सा अंतर कि हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनमें पानी हिमालय पर्वतमाला से आता है, जबकि प्रायद्वीप के उपमंडल में जितनी भी नदियां उनमें पानी कहाँ से आता है? प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से आता है। दूसरी बात, हिमालय से बहने वाली जो नदियां हैं वो वर्ष भर बहने वाली नदियां हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली अधिकांश नदियां क्या है? 12 मासी। सभी नदियां नहीं है, अधिकांश नदियां, जैसे नर्मदा नदी है 12 मासी नदी है। इसके अलावा गोदावरी, कावेरी, इनके अंदर भी लगभग पानी रहता है, लेकिन कई बार ये जो है शुष्क ऋतु के दौरान सूख जाती है। ठीक है, तो ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर, हिमालय से निकलने वाली नदियों के अंदर पानी जो है वो बर्फ का पानी आता है, बर्फ प्लस बरसात दोनों का आता है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों में पानी कहाँ से आता है? तो आप सीधा से बता दो कि प्रायद्वीपीय पठार बारिश का पानी आता है। ठीक, हिमालय से बहने वाली नदियां क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। देखो थोड़ा सा बताता हूँ आपको, डेल्टा हिमालय से बहने वाली नदियां किसका निर्माण करती है? तो आप बता दो कि डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा क्या होता है? डेल्टा नदी के मुहाने पर बनता है। तो नदी अपने साथ में लाए हुए जितने भी अवसाद है, इन अवसादों को समुद्र में छोड़ने से पहले जमा कर देती है। इस प्रकार परत क्या होते हैं? जमा होते रहते हैं, काफी लंबा चौड़ा भाग बन जाता है। इसकी वजह से नदी का पानी कई धारों में बढ़ जाता है इस प्रकार, और बाद में लास्ट में पानी में कम जाता है समुद्र के अंदर। तो यहाँ पर जो आकृति बनती है त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, षटभुजाकार, चपाकार जो भी है, इसको अपन क्या कहते हैं? डेल्टा बोलते हैं। तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां क्या बनाती है? सभी नदियां नहीं बनाती है। बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां डेल्टा बनाती है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय उपमंडल के अंदर बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां तो डेल्टा बनाती है, ये तो सारी नदी डेल्टा बनाती है, और ये सारी नदियां क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी, या इसको ज्वार बोलते हैं, ज्वार मुख, इसको ज्वार मुख कहा जाता है। इसका उल्टा काम है, जैसे यहाँ से बहने वाली ये नदियां जो है वो अपना पानी जो है सीधा का सीधा कहाँ लेके जाती है? समुद्र में लेके जाती है। इसके साथ में जितना भी अवसाद होता है वो सारा का सारा समुद्र में चला जाता है। तो वो जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं? एस्चुरी। इसमें एक डेल्टा है सुंदरबन, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सी नदी पर है? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां मिलकर इसका निर्माण करती है। इसी प्रकार एस्चुरी की बात करें तो सबसे बड़ा एस्चुरी जो है भारत के अंदर नर्मदा नदी आती है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है सबसे बड़ा। तो ये तो देखो इनकी खासियत हो गई। दूसरी बात कि भारत का जो अपवाद अंदर है, इसके अंदर हिमालय में प्राचीन समय के अंदर एक नदी बहती थी। प्राचीन समय में एक ही नदी थी, पूर्ववर्ती नदी थी। एक नदी का नाम आता है पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या है? पूर्ववर्ती नदी का मतलब है ऐसी नदी की जो है हिमालय से पहले से बह रही थी, हिमालय की
उत्पत्ति होने से पहले से ही बह रही थी, ऐसी नदियों को कहते हैं अपन पूर्ववर्ती नदी। जैसे गंगा है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी, ये सारी की सारी कैसी नदियाँ हैं? ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये इनका डिवाइडेशन हो गया। अब अपन इनको देख लेते हैं कि पहले हिमालय की नदियाँ पढ़ लेंगे, उसके बाद में प्रायद्वीप की नदियाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, हिमालय महातंत्र के अंदर पहले पढ़ेंगे अपन सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र तो बोलेंगे अपन इंडस नदी, इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो सिंधु नदी है ये भारत की एक ऐतिहासिक प्राचीन नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदियों के अंदर सिंधु नदी का नाम लिया जाता है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इन दोनों नदियों का विश्व की सबसे लंबी नदियों के अंदर नाम आता है। लेकिन ये भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, क्योंकि सिंधु नदी जो है वो लगभग 1120 किलोमीटर या 1114 किलोमीटर से ऐसे कुछ 1114 किलोमीटर ही भारत में बहती है। बाकी इसका अधिकांश भाग जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, इसलिए ये सबसे लंबी नदी नहीं है। तो सिंधु नदी को अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसे सिंधु नदी के आसपास वाले भाग के अंदर अपने सभ्यता का विकास भी हुआ है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता इसी नदी के किनारे पर स्थित है। तो डियर स्टूडेंट, चलो अपन शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी के बारे में पहले कुछ फैक्ट और दिखा देता हूं आपको। इसका उद्गम होता है तिब्बत से। तिब्बत के अंदर जगह का नाम है कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश पर्वत श्रेणी, इस कैलाश पर्वत श्रेणी के अंदर एक झील है, मानसरोवर झील। आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा इसका, मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, बोखरसू, चेमा यूंग डूंग ग्लेशियर। ठीक है, इससे इसका उद्गम होता है। तो यहाँ से ये जो चेमायूंग ग्लेशियर है, इस चेमायूंग ग्लेशियर से विश्व में एशिया की कई प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। जैसे सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलज नदी है, इसी प्रकार चीन की नदी है, हांगहो नदी है, यांगत्से नदी है। तो इस प्रकार बहुत सारी नदियों का उद्गम इस क्षेत्र से होता है। जैसे अपन छोटा सा भारत का मानचित्र बना के देखते हैं। जैसे मान लो ये अपना भारत है, ठीक है, भारत के पड़ोस में ये पाकिस्तान है, यहाँ पर चीन आ गया ऊपर, ये अपना तिब्बत है, और इधर आपका म्यांमार आ गया। ठीक है, यहाँ पर
ये वाला भाग जो है ये नेपाल है और ये अपना भूटान है, ठीक है। ये बांग्लादेश है। साथ में ये श्रीलंका है। यहाँ पर एक छोटा सा देश है मालदीव। यहाँ पर एक देश अफगानिस्तान, ये अपने पड़ोसी देश है। अब देखो इसके अंदर तिब्बत के अंदर यहाँ पर एक रेंज है, जैसे अपन ने पढ़ा था ट्रांस हिमालय पढ़ा था, तो ट्रांस हिमालय के अंदर एक तो यहाँ पर श्रेणी बताई मैंने आपको काराकोरम, दूसरी लद्दाख और तीसरी बताई थी आपको जास्कर। इस प्रकार ये 3 रेंज है। तो इन्हीं के आगे की साइड में यहाँ पर एक रेंज जो है इसको बोलते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो इसी ट्रांस हिमालय के पास में यहाँ पर एक ग्लेशियर है बड़ा सा, ठीक है। ये क्या है ग्लेशियर। ग्लेशियर का नाम क्या है चेमायोंगडोंग, चेमायोंगडोंग ग्लेशियर। चेमायोंगडोंग ग्लेशियर यहाँ से देखो कई नदियां निकल रही है। जैसे मान लो यहाँ से एक नदी ब्रह्मपुत्र निकल रही है, एक सतलज निकल रही है, एक सिंधु निकल रही है, इधर यहाँ किसी क्या है हांगकांग नदी है, ठीक है। ये बहुत सारी नदियाँ इस भाग से निकलकर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अलग अलग चली जाती है। तो जल का यहाँ से बहुत क्षेत्रों में क्या होता है विभाजन होता है। तो इसी चेमायोंगडोंग ग्लेशियर में बोखरचू नामक ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है बोखरचू, या ऐसे अपन बोल सकते हैं कि जो बोखरचू है इसी का नाम क्या है चेमायोंगडोंग। तो बोखरचू नामक ग्लेशियर से यहाँ से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, और इस प्रकार से ये भारत में प्रवेश करती है। तो ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है सिंधु नदी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ भारत में प्रवेश। तो भारत में जो सिंधु नदी का प्रवेश है वो होता है आपका एक जगह का नाम है दमचौक। कौन सी जगह है दमचौक, ये लद्दाख में, ठीक है। दमचौक कहाँ पर है लद्दाख में। तो भारत में प्रवेश दमचौक से करती है। दमचौक नामक स्थान, ये वाला जो स्थान है इसका नाम क्या है दमचौक। तो ये दमचौक से अपने भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से प्रवेश करने के बाद में ये नदी इस प्रकार से बहती है और इस प्रकार से बहने के बाद में वापस यहाँ चलती है। तो ये क्या करती है लद्दाख की श्रेणी को काटती है 2 बार। लद्दाख की श्रेणी में ऊपर की साइड जाकर वापस नीचे आ जाती है। तो यहाँ से काटने के बाद में ये नदी जो है इस प्रकार से बहती है। देखो ठीक है, इस प्रकार से बहती है। तो ये बहती कौन सी सीरीज के बीच में, तो ये जो है लद्दाख व जास्कर के बीच में बहती है। लद्दाख व जास्कर के बीच में बहती है, ठीक है। लद्दाख और जास्कर के बीच में, ऊपर वाला ये लद्दाख है और ये क्या है जास्कर के, दोनों के बीच में ये बहती हुई आगे बढ़ जाती है। तो इसका बहाव जो है भारत के केवल जम्मू कश्मीर में ही है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, अपन ऐसे बोल देंगे लद्दाख के अंदर भी, क्योंकि वर्तमान समय के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए अपन ऐसे कह सकते हैं कि लद्दाख जो अपना जिला बना है, अपना राज्य बना है, उसी राज्य से ये बहती है, ठीक है। अब देखो भारत में जब ये दमचौक से प्रवेश करती है, तो इसी दमचौक वाले स्थान से थोड़ा ऊपर की साइड में यहाँ पर एक झील है। इस झील का नाम है
झील का कुछ भाग भारत के पास में है, कुछ भाग चीन के पास में है। तो यहाँ पर ये इतना जटिल काम है कि सीमा का पता नहीं चलता है कि इसमें भारत की सीमा कौन सी है और चीन की सीमा कौन सी है। इसलिए भारत और चीन की सेना जो है इस क्षेत्र में आमने सामने हो गई थी और यहाँ पर झड़प हुई थी। अभी तक भी मतलब वो मामला है वो सुलझा नहीं है अभी तक भी। भारत और चीन की सेना आमने सामने, एक साइड में चीन की सेना, दूसरी साइड में भारत की सेना। तो वो जो पंगोंग झील है वो सीकमसो की उत्तर दिशा के अंदर थोड़ा निकल गई यहाँ पर पंगोंग झील, ठीक है। और इसी पंगोंग झील के पास में आगे की साइड में यहाँ पर एक घाटी है, इसको बोलते हैं गलवान घाटी, गलवान घाटी। तो ये गलवान घाटी जो है, ये गलवान घाटी भी अभी हाल ही में इसको लेकर भी हुआ था। गलवान और पंगोंग इसके बीच वाला भाग जो है, इसी को लेकर चीन और भारत के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है, ठीक है। और अगर इसको देखना तो अपने देखो एक मूवी है जिसका नाम पिक्के नहीं है, 3 इडियट्स। तो उस 3 इडियट्स के अंदर जो लास्ट वाला सीन आता है आमिर खान का, लास्ट का जो सीन आता है एक झील के किनारे, पीछे की साइड में झील दिखती है, तो वो जो नज़ारा है वो इसी पंगोंग झील का ही है, गलवान घाटी और पंगोंग झील का ही नज़ारा है, बड़ा शानदार है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान ये रखना है, ये भी सिंधु वाले क्षेत्र के अंतर्गत है। कौन कौन से क्षेत्र? गलवान घाटी और पंगोंग झील, ठीक है। आगे देखो, इस प्रकार की नदी बहती है, ये यहां पर एक जगह दिख रही है, ये जगह है, इस जगह को बोलते हैं बुंजी। क्या बोलते हैं इसको? बुंजी। मतलब ये जो नदी है, ये क्षेत्र तो पीओके वाला क्षेत्र है पाकिस्तान के अंदर। तो इस क्षेत्र के अंदर ये नदी है गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। क्या करती है भाई? गहरे गोर्ज का निर्माण करती है, और गहरे गोर्ज का निर्माण करके ये नदी जो है पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। ये जो गोर्ज है ये सबसे गहरा गोर्ज है, सबसे गहरा नदी गोर्ज है, ठीक है भाई। सबसे गहरा नदी गोर्ज कौन सा है? सिंधु नदी का है, और बुंजी नामक स्थान पर है, बुंजी स्थान पर, बुंजी नामक स्थान पर। पूछ ले कितना गहरा है, तो आप बता देना कि 5200 मीटर गहरा है, मतलब 5 किलोमीटर कहीं एकदम से, एक साइड में पहाड़ एक साइड में, बीच के अंदर एकदम से 5 किलोमीटर एक घोड़ा से नदी दिखती है। तो ये बहुत ज्यादा गहराई है, 5200 मीटर गहरा है, सबसे गहरा नदी गोर्ज जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसके बाद में देखो, यहाँ से गोर्ज बनाने के बाद ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है यहाँ पर। तो जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है, ये जगह का नाम है चिल्लड़, ठीक है भाई। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पाकिस्तान में प्रवेश, तो पाकिस्तान में प्रवेश करती है चिल्लड़ नामक स्थान से, ठीक है। चिल्लड़ नामक स्थान से ये पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये चिल्लड़ नामक जो स्थान है ये पाकिस्तान का एक राज्य है दर्दिस्तान। इस दर्दिस्तान प्रांत के अंदर चिल्लड़ नामक स्थान, यहाँ से इसके अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। दूसरी बात, तिब्बत में जहाँ भी नदी बहती है, तिब्बत में बह रही है, तो तिब्बत में जो है इस नदी का नाम शेरमुख कहा जाता है, ठीक है ना। तिब्बत में इस नदी को शेरमुख, या इसका एक नाम और है, इसको सिंगी खम्बान भी कहा जाता है, सिंगी खम्बान। तिब्बत में इसका क्या नाम है? शेरमुख या सिंगी खम्बान या खिंगी खम्बान के लिए खिंगी भी लिखा है। तो खिंगी खम्बान नामक नदी है, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, तिब्बत
पंचनद में 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, तीसरी रावी, चौथी व्यास और पांचवी है सतलज। ठीक है, ये 5 नदियों को कहते हैं पंचनद। तो इस जगह पर ये 5 नदियां जो है अपना जल लाकर सिंधु नदी के अंदर छोड़ देती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। आगे अपन देख लेंगे कि 500 नदियां कौन कौन सी है और किस प्रकार से इनका जो मिलन है वो होता है इसमें। ठीक है, एक ध्यान और रखना, ये नदी इतनी देर तो बह रही है पहाड़ों में, फिर पाकिस्तान के अंदर एक जगह का नाम है अटक। पाकिस्तान में जगह का नाम क्या है? अटक। इस अटक से मैदानों में प्रवेश करती है। ठीक है, मैदानों में इसका प्रवेश कहां से होता है? तो आप लोग बता दोगे कि इसका मैदानों में जो प्रवेश होता है वो अटक नामक स्थान से होता है। अंत में इसके किनारे पर एक शहर है कराची। ठीक है, इस कराची के निकट ये अपना जो नाच होती है अरब सागर के अंदर। ठीक है भाई, अरब सागर के अंदर ये अपना जल छोड़ देती है। और माय डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों को समझ में आएगा सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलती है और किस प्रकार से इसका बहाव क्षेत्र है। फटाफट इसकी और कुछ बातें हैं वो आपको फटाफट बता देता हूँ। देखो, इसकी कुल लंबाई तो 2880 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई। आप लोग इसको लिखते रहिए साथ साथ, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। अगर नहीं लिख पाए हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और वहां से आपको ये सारी चीजें दोबारा मिल जाएगी। ठीक है, देखो कुल लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई, तो भारत में जो इसकी लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर। ध्यान रखना, कुल लंबाई 2880 है, उसमें भारत में कितनी? केवल 1114 किलोमीटर। और इसका क्षेत्रफल है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल। भारत में पूछे कि भारत में कितना क्षेत्रफल है? भाई कुल तो इसका 11 लाख है, लेकिन अगर इसका भारत में पूछे तो भारत में इसका क्षेत्रफल है 3,21,000 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत में इसका क्षेत्रफल है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। ये इसके बेसिक फैक्ट है। ठीक है, इसका उत्तर मैंने बता दिया। तिब्बत में इसको खिंगी खपान या सेम के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा अटक नामक स्थान पर ये मैदानों में प्रवेश करती है और अटक में जहां भी मैदानों में प्रवेश करती है यहाँ पर इसकी एक सहायक नदी होती है, इसका नाम है काबुल नदी। काबुल नदी। तो अभी सहायक नदी हम देखेंगे। तो ये अटक से प्रवेश करती है, साथ में दमचौक बता दिया मैंने, भारत में दमचौक से प्रवेश करती है, लद्दाख रास्ते में बहती हुई बाल्टिस्तान से गुजरती है और चिल्लर नामक स्थान पर ये पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर जाती है। मिठन कोट से पंचनदगावती प्राप्त होती है। तो ये सारी चीजें अपने पढ़ ली है। ठीक है भाई, अभी इसकी सहायक नदियां लिखी। सहायक नदियां, सहायक नदियां। तो सहायक नदियों के अंदर देखो, ये वाला जो भाग है इसका, ये तो बायां भाग है, ऊपर वाला दायां भाग है। तो पहले मैं लिखता हूं दाईं ओर से, दायां भाग। इस दाएं भाग की कौन कौन सी सहायक नदियां? तो आप क्या देखिए, मैंने नाम लिखे वहां झेलम, रावी, व्यास, चिनाब और सतलज। ये इसकी सहायक नदियां दाएं भाग। अगर बात करें बाईं ओर से, तो बाएं भाग से गिरने वाली जो इसकी नदियां हैं वो है श्योक नदी, एक आ जाएगी आपकी गलवान नदी। गलवान श्योक की नदी सहायक नदी है। इसके अलावा एक गिलगित नदी है, गिलगित नदी। ठीक है, ये जो नदियां हैं ये लगभग इसके नाम के भारत के अंदर मिलती है। इसके अलावा द्रास नदी है,
ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो उम्मीद आप लोगों को ये समझ में आएगा। यहाँ मानचित्र में था, मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसकी सहायक नदियां हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ एक बार। देखो यहां से एक नदी निकलती है इस भाग से, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। इसका नाम है श्योक नदी। श्योक नदी, इसी श्योक नदी की एक सहायक नदी है गलवान। ये गलवान नदी है। इसी प्रकार यहां से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं गिलगित नदी। गिलगित नदी। इसी प्रकार एक नुब्रा नदी, द्रास नदी, इसके अलावा काबुल नदी, काबुल नदी और बहुत सारे नदी जैसे पूर्णम नदी है, पूर्णम नदी है, गोमल नदी है। ये बाएं भाग से इसकी सारी नदियां आकर इसके अंदर मिल जाती है। फिर इसकी जो मैच जो सारी नदियां हैं, जैसे झेलम नदी। तो देखो झेलम नदी जो है, जगह का नाम है वेरीनाग। वेरीनाग इसी के अंदर शेषनाग भी है। शेषनाग यहाँ से नदी निकलती है झेलम। तो झेलम नदी जो है इस प्रकार से बहती है, जैसे अपन मानचित्र में बात देखेंगे। इसकी एक सहायक नदी है किशनगंगा। किशनगंगा, ठीक। इसी प्रकार एक नदी है चिनाब। इनको बाद में पढ़ेंगे, तो एक बार फटाफट बता रहा हूं। चिनाब नदी, चिनाब की सहायक नदी है रावी। इसी प्रकार एक नदी है सतलज, और सतलज की एक सहायक नदी है व्यास नदी। ये सारी नदियां जो मिल जाती है वहां पर चिनाब की नदी, ठीक है। और चिनाब नदी जो बनाई जाती है इसे सिंधु नदी की नदी मिल जाती है, मिठनकोट नाम के स्थान पर। तो इस प्रकार से ये सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु नदी की सारी खासियत मैंने आपको बता दी है, सारी सहायक नदियां करवा दी, और इसकी कौन कौन सी खास होती है मैंने सारी आपको बता दी है। इसकी जो पंचनद वाली सहायक नदियां हैं, इसको कल के वीडियो के अंदर अपन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आप समझ लेना। एक बार फटाफट मैंने आपको करवाया है सिंधु नदी तंत्र। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये सिंधु नदी तंत्र समझ में आया होगा, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। कल के वीडियो के अंदर अपन ये जो इसकी सहायक नदियां झेलम, रावी, व्यास, चिनाब और सतलज, इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।